तो कहानी की शुरुआत होती है रोज के खत्म होने के 6 दिन बाद, जहां पर वो जो स्माइल वाला कर्ज था वो अब जोल के ऊपर आ चुका था, जो कि अब अपने कर्ज को शिफ्ट करने की कोशिश में लगा हुआ है। अब इस कर्ज से बचने का एक ही तरीका है, इससे पहले कि एंटिटी आपको पोसेस करके खत्म करे, उससे पहले ही आपको किसी रैंडम इंसान को मारना होगा। लेकिन ये देखने के लिए कोई तीसरा इंसान भी वहां होना चाहिए, जिससे कर्ज उस इंसान को ट्रांसफर हो जाएगा और आप फ्री हो जाओगे। और आप जानते हो कि इस कर्ज के अंदर इंसान को खाली 6 से 7 दिन का ही वक्त मिलता है। कई लोग तो 4 दिन में नहीं टिक पाते। खैर, अब जोल को एक आइडिया आता है कि वो 2 क्रिमिनल्स के पास में जाएगा, जिनमें से वो एक को मार देगा और दूसरे वाले को वो चीज दिखवा देगा, जिससे कि ये जो कर्ज है वो उस पर चला जाएगा। अब वो एक क्रिमिनल को तो मार देता है, लेकिन दूसरा वाला जो होता है वो शूट आउट शुरू कर देता है, और शूट आउट के चलते ही वो गलती से उसके ही हाथों से मारा जाता है, जिससे कि जोल बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसका जो प्लान था वो फेल हो चुका है। लेकिन तभी उसकी किस्मत काफी अच्छी निकलती है। होता यह है कि वहाँ पर लुइस नाम का एक और ड्रग डीलर आता है, जो कि चुपके से ये सब देख रहा था। वो वहाँ से माल लेने आया था, जिसके चलते जोल को एहसास होता है कि फाइनली उसका प्लान सक्सेसफुल रहा, और अब ये जो कर्ज था वो उसके ऊपर चला जाएगा, यानी कि लुइस के ऊपर। एनीवेज, अब वो वहाँ से बाहर जाने लगता है, लेकिन बाहर और भी ज्यादा गैंगस्टर्स जो होते हैं वो उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए वो बैक साइड विंडो से भागता है। लेकिन तभी एक ट्रक के नीचे आकर वो अपनी जान गंवा देता है, जहाँ से अब असली मूवी की शुरुआत होगी। अगले सीन में हम एक न्यूज इंटरव्यू देखते हैं, जहाँ स्काई राइली नाम की एक सिंगर, जो कि पॉप स्टार है, उसका कमबैक इंटरव्यू हो रहा था। स्काई पिछले 1 साल से हॉस्पिटल में थी ड्यू टू एन एक्सीडेंट, और आज वो बहुत दिनों के बाद अपने फैंस के सामने आई थी। हम जान पाते हैं कि इसी कार एक्सीडेंट में पॉल हडसन नाम के एक्टर का भी डेथ हो गया था। स्काई एक बहुत बड़ी सिंगर थी, जिसको ग्रैमी मिल चुका था, और उसका ये एक्सीडेंट बिल्कुल उसके सिंगिंग टूर के दौरान हुआ था, जिसकी वजह से उसे उसके करियर में एक भारी सेटबैक मिला था। वो अपने फैंस को बताती है कि वो अपने करियर के चलते काफी परेशान थी, और वो हेल्प लेने की जगह अल्कोहल एंड ड्रग्स लेना शुरू कर दी। इस वजह से उसकी मेंटल कंडीशन काफी खराब हो गई, एंड नाउ शी इज जेन्युइनली सॉरी कि उसने अपने फैंस को निराश किया है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि स्काई का पूरा शेड्यूल उसकी माँ संभालती थी, और उसका एक पीए भी था जिसका नाम जोशुआ था। ये दोनों मिलकर स्काई को वापस इंडस्ट्री में स्टैब्लिश करना चाहते थे। अब 1 साल गायब रहने के बाद भी स्काई की फैन फॉलोइंग कम नहीं हुई थी, बल्कि लोग अब भी उसके पीछे पागल थे। हरदे सिंह में स्काई अपना डांस रिहर्सल कर रही होती है, और उसके बैक में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। देखते हैं कि स्काई के बैक पे एक स्टिच का मार्क था, और उसके स्टमक पे भी एक बड़ा सा कट था। शायद ये सब एक्सीडेंट के बाद ही हुआ था। इसके लिए वो एक पिल भी लेती थी, जिसके बारे में वो किसी को बताना नहीं चाहती थी। वो पिल्स शायद किसी तरह का ड्रग था जिससे पेन फील ना हो, लेकिन जैसे ही कोई बाथरूम के दरवाजे पर नॉक करता है, हड़बड़ी में उसके हाथ से सारा पिल बेसिन में गिर जाता है। इससे वो परेशान हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली परफॉर्मेंस पास था, और वो पेन में तो परफॉर्म नहीं ही कर सकती थी। तभी कार में बैठे बैठे वो एक बंदे को टेक्स्ट करती है आस्किंग कि कैन आई कम ओवर, जिसके जवाब में वो बंदा कहता है ओके। तो उस रात स्काई सीधे उस आदमी से मिलने जाती है जिसको उसने टेक्स्ट करा था, और ये कोई और नहीं लुइस ही होता है, जो स्माइल वाले कर्ज से पीड़ित था। वो स्काई को एंटिटी समझकर उस पर अटैक कर देता है। एस एंटिटी उसके दिमाग के साथ खेल रही थी। उसे नहीं पता था कि क्या रियल है और क्या फेक है। वो कहता है कि तुम रियल स्काई नहीं हो, भला इतनी बड़ी स्टार अचानक मुझसे मिलने क्यों आएगी। स्काई कहती है पागल, मैंने तुम्हें मैसेज करके बताया था कि मैं आ रही हूँ। वो मैसेज चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो सच कह रही है, और अपनी इस हरकत के लिए वो माफी मांगता है। वो कहता है कि कुछ दिनों से मेरे साथ बहुत अजीब हो रहा है, खैर बताओ क्या लोगी। स्काई कहती कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे वाला पेन किलर चाहिए। लुइस कहता है कि ठीक है बैठो, मैं लेकर आता हूँ। फिर वो वहां से चला जाता है, लेकिन काफी देर तक वो वापस नहीं आता। फिर अचानक से घबराया हुआ वहां पर आता है, एज एंटिटी उसे हॉन्ट कर रही थी। वो जोर से चीखता हुआ नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो एंटिटी उसके मुंह के अंदर घुसकर उसे पोसेस कर लेती है। अब स्काई को तो वो एंटिटी दिखाई नहीं दे रही थी। उसे लगता है कि लुइस को कुछ हो गया है। तब लुइस के अंदर की एंटिटी एक क्रीपी से स्माइल देती है, जिसे डर कर स्काई पीछे हट जाती है। अब लुइस खड़ा होता है और जिम वाली प्लेट उठाकर अपने चेहरे पर बार बार हिट करता है, जब तक उसका चेहरा पूरा टूट फूट नहीं जाता। और इस तरह वो एंटिटी लुइस को खत्म कर देती है, उसकी बॉडी को छोड़कर सीधा स्काई के दिमाग में एंटर करती है। अब स्काई इन सब से बहुत परेशान हो जाती है और 911 पर डायल करने लगती है, लेकिन यहाँ एक लाश थी, ऊपर से ड्रग्स भी थे, और उसकी हिस्ट्री भी ड्रग्स से जुड़ी हुई थी, तो वो लंबी फंस सकती थी, जिससे कि उसका कमबैक पूरा खराब हो जाता। तो वो डर के मारे यहाँ से भाग जाती है। अब घर आकर वो खुद को संभालती है, पानी पीती है और नहाती है। खैर थोड़ी देर के बाद वो सोने चली जाती है, जैसे रात में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जिनसे वो काफी परेशान होकर यहाँ वहाँ देखती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, यानी कि उसके साथ भी ये चीजें शुरू हो गई थी।
और अब हम जानते हैं कि उसके आने वाले 6 से 7 दिन कितने ज्यादा भयानक होने वाले थे। अगले दिन वो शूट पर थी जहाँ पर वो फिर से परेशान सी थी और उसकी माँ एलिजाबेथ उसकी परेशानी भांपकर उससे कहती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जेमा से कांटेक्ट कर ले, जिसके साथ उसकी चीजें 1 साल पहले खराब हो गई थी और उनके बीच कोई बातचीत नहीं है। अब तभी वहाँ पर स्काई का एक पुराना फ्रेंड आता है जो कि उसे एक चैरिटी इवेंट पर एज अ गेस्ट आने का प्रपोजल देता है, जिसे वो आराम से खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। अब अगले दिन हम उसके नए प्रोजेक्ट्स के फोटोशूट को देखते हैं जहाँ पर वो अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में फोटोशूट करवाती है, लेकिन एक कॉस्ट्यूम को चेंज करते टाइम वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल थी, तो वो जेमा को कांटेक्ट करने का सोचती है। लेकिन तभी उसे एक अननोन नंबर से टेक्स्ट आता है जिसके अंदर पूछा गया था कि क्या वो आखिरी रात लुइस के अपार्टमेंट में थी। इसको पढ़कर वो काफी परेशान हो जाती है कि जब लुइस खत्म हुआ था तो वहाँ पर मौजूद थी। अब उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी कि तभी उसे फिर से वो रात वाली आवाज सुनाई देती है, जिससे वो परेशान होकर यहाँ वहाँ देखती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। और जब वो वापस शीशे में देखती है तो उसके पीछे लुइस खड़ा हुआ था, जिससे कि वो बहुत डर कर कांपने लगती है। और अब लुइस उसके होंठ को अपनी उंगलियों से खींचकर जबरदस्ती एक स्माइल बना देता है, जिससे कि उसकी चीख निकल जाती है। और तभी उसकी माँ अंदर आती है और सब कुछ नॉर्मल था जैसा कि हमेशा होता है। खैर अब तभी वो बातों को घुमाती है कि उसे एक स्पाइडर दिखाई दिया था, इसलिए वो चिल्ला रही थी। वो ये कहती है कि वो ये ड्रेस नहीं पहनेगी क्योंकि उसके अंदर उसका पेट का बड़ा सा कट साफ नजर आ रहा है। जो आगे एक बार स्काई अपने फैंस को ऑटोग्राफ दे रही होती है और सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी एक क्रीपी सा आदमी स्काई से उसका ऑटोग्राफ मांगता है ऑन येलो टी शर्ट। वो पहले तो बहुत प्यार से बात कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो स्काई के साथ पिक्चर खिंचवाता है वो स्काई को जबरदस्ती पकड़ लेता है और उसकी तारीफ करने लगता है। वो अजीब तरीके से मुस्कुरा भी रहा होता है, जिससे स्काई बहुत डर जाती है और सिक्योरिटी कैसे भी करके उसे रूम से बाहर करते हैं। स्काई परेशान हो जाती है, लेकिन उसको ये भी लगता है कि ये सब तो स्टार्स के साथ होता ही रहता है। एंड अगली बार एक छोटी बच्ची उसे ऑटोग्राफ मांगती है, पर वो लड़की बस क्रीपली उसकी तरफ देखती रहती है और स्काई इस लड़की के क्रीपी स्माइल से काफी डरती है। इस सीन में तो एकदम से क्लियर ही हो गया कि स्काई को भी अब ये कर्ज लग चुका है और उसके साथ भी इनसेन चीजें होने लग गई थी। तो स्काई इसके बाद अपने घर जाती है। वो परेशान होकर जेमा को कॉल लगा देती है क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रही थी। जेमा कॉल बैक करती है और स्काई उससे माफी मांगकर उसे अपने घर मिलने बुलाती है। जेमा का भी गुस्सा अब तक शांत हो गया था और वो कहती है कि मैं 45 मिनट में आती हूँ तुम्हारे घर पे। अभी से स्काई थोड़ी रिलैक्स मोड में आ जाती है और पियानो प्ले करते हुए गाना गुनगुनाती है, लेकिन तभी अचानक उसकी पानी वाली बोतल अपने आप नीचे गिरकर टूट जाती है। फिर कांच को साफ करने के लिए जब वो स्वीपर लेकर आती है तो जमीन पर उसे वही येलो कलर की शर्ट पड़ी मिलती है, उसी अल्फ्रेडो नाम के बंदे की। फिर कुछ दूर आगे उसे बाकी कपड़े भी पड़े मिलते हैं, यहाँ तक कि उसकी चड्डी भी। दूर अंधेरे में वो बिल्कुल न्यूड खड़ा था और स्काई को ही खो रहा था। उसे डरकर स्काई भागकर घर के बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी दरवाजे पर जेमा उसे मिल जाती है। वो पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे भाग क्यों रही थी। तभी स्काई देखती है कि अल्फ्रेडो वहां पर नहीं था। जमीन पर पड़ी कांच भी गायब हो गई थी और बोतल टेबल पर ही रखी थी, यानी बोतल टूटने से लेकर अल्फ्रेडो के भागने तक सब कुछ स्काई ने बस हेलुसिनेट किया था। जेमा कहती तुम कुछ परेशान सी दिख रही हो, आखिर चल क्या रहा है। स्काई कहती कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे अजीब अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं। जेमा कहती तुम फिर से मार वाल तो नहीं फूक रही। स्काई कहती कि नहीं, मैं सब कुछ नहीं कर रही। फिर वो उसे लुइस की मौत के बारे में सब बताती है और कहती है कि जब से उसे मरते हुए दिखा है वो मुझे हर जगह दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कि सपनों में भी। नहीं ठीक से सो भी नहीं पा रही। इस पर जेमा कहती है कि ठीक है, आज रात मैं तुम्हारे साथ ही रुकूंगी। फिर सोते वक्त स्काई को फिर से एक नाइटमेयर आता है, जिसमें वो अपने उसी ब्रूटल एक्सीडेंट के बाद वाले सीन को देखती है। उस सीन को फिर से सपने में देखकर स्काई काफी डिस्टर्ब हो जाती है। तभी उसके बगल में लेटी जेमा अचानक से जाकर क्रीपी तरह से स्माइल करने लगती है, लेकिन दूसरी पर स्काई रियलाइज करती है कि वो सब बस एक नाइटमेयर ही था और अब सुबह हो चुकी थी और उसे पता चलता है कि आज वो लेट भी हो गई थी। फिर स्काई जेमा से अपने साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन जेमा कहती है कि सॉरी, मुझे जाना होगा, मुझे अपने एक दूसरे फ्रेंड के पास जाना है। तभी इतने में स्काई की मॉम गुस्से में वहां पर आती है। वो स्काई को बोलती है तुम अब तक क्या कर रही हो, सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। फिर अगले सीन में वो टूर के लिए डांस शूट पर जाती है, जहाँ पर वो अचानक से गिर पड़ती है और उसके टूटे हुए लेग्स उसे दिखाई देते हैं, जिसके दर्द से वो चिल्लाने लगती है और सब उसकी हेल्प करने वहाँ पर आते हैं, लेकिन वो नोटिस करती है कि उसके पैर बिल्कुल ठीक थे।
तभी वो चिल्लाकर पूछती है कि किसी ने उसे धक्का दिया था तो वो कौन था, जिस पर डायरेक्टर उसे ये बताता है कि उसके पास तो कोई आया ही नहीं था। खैर अब वो अब तक बहुत परेशान होकर अपने मेकअप रूम में आ जाती है, जहाँ पर बाहर उसे जोशुआ क्रीपी स्माइल के साथ दिखाई देता है। तभी वो अंदर जाती है तो पूरा मेकअप रूम तहस नहस हो रखा था, सब जगह मैस फैला हुआ था, तोड़ फोड़ हो रखी थी। वो बाहर आकर जोशुआ पर गुस्सा करती है कि ये सब उसने किया है, और किया तो क्यों किया। इस पर वो कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। तभी एलिजाबेथ भी उससे बात करती है कि जोशुआ तो उसके साथ ही था और वो यहाँ पर आया ही नहीं, और कहीं स्काई ने फिर से ड्रग्स को लेना शुरू तो नहीं कर दिया है। जिस पर वो कहती है कि उसने कोई ड्रग नहीं लिया, और ये बात बिल्कुल सच थी। खैर अब एलिजाबेथ आकर उसे संभालती है, क्योंकि थोड़ी ही देर में उन्हें उस चैरिटी इवेंट में जाना था जिसके लिए उसके फ्रेंड ने उसे इनवाइट किया था, लेकिन वो साफ मना कर देती है। इवेंट टूर के लिए भी कहती है कि शायद वो उसके लिए अभी रेडी नहीं है, लेकिन उसकी माँ उसे ये समझाती है कि उसे इस टूर की जरूरत है, और अगर वो ये सोच रही है कि सब उससे हेट करते हैं तो कोई भी उसे हेट नहीं करता, सब उसे चाहते हैं। साथ ही साथ उसे वो चैरिटी इवेंट भी अटेंड करना चाहिए, क्योंकि वो जुबान दे चुकी है जिससे वो कभी नहीं मुकरती, और टूर से पहले वो इवेंट उसके लिए काफी जरूरी भी होगा। खैर अब शाम को वो टूर पर जाती है और बैक स्टेज पर जेमा को मैसेजेस करती है, लेकिन तभी उसे अननोन नंबर से एक और टेक्स्ट आता है कि उसे पता है कि वो पॉप सिंगर स्काई राइली है, जिसे पढ़कर वो और परेशान हो जाती है। यानी कि स्काई को इस बात की कंफर्मेशन हो चुकी थी कि जब वो लुइस के साथ उस दिन थी तो ये चीज किसी ने देख ली थी। अब तभी उसे स्टेज पर बुलाया जाता है, लेकिन जाने से पहले उसे एक मक्खी बहुत परेशान कर रही थी, जिसे भगाने के चक्कर में वो अपनी लिपस्टिक तक भी खराब कर लेती है। अब वो स्टेज पर आती है, जहाँ पर उसे टेलीप्रॉम्प्टर से एक स्पीच बोलकर वापस जाना था, लेकिन स्पीच बीच में ही रुक जाती है तो वो खुद से ही बोलने लगती है, जिसके अंदर वो काफी उल्टी सीधी और इररेलेवेंट बातें बोल देती है कि वो सिंगर कभी बनना नहीं चाहती थी। अब तभी उसका फ्रेंड और बाकी लोग उसे अलग नजर से देखने लगते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा एम्बेरस्ड हो जाती है। वो टेलीप्रॉम्प्टर को देखती है जिस पर स्पीच अब वापस आने लगी थी, तो वो उसे रीड करती है और अगले गेस्ट को बुलाती है, जिसका नाम शॉकिंगली होता है पॉल ह्यूडसन, जिसको पढ़ते ही वो हिल जाती है, क्योंकि पॉल उसका ये बॉयफ्रेंड था और उस दिन वो एक्सीडेंट में उसकी आंखों के सामने ही खत्म हो गया था। वो परेशान होकर चिल्लाने लगती है कि ये नाम क्यों है, ये नाम यहाँ पर क्यों लिखा गया है, जबकि लोग शॉक में थे कि वो पॉल का नाम ले क्यों रही है। लेकिन तभी हम शॉकिंगली भीड़ के अंदर पॉल को देख पाते हैं, जो कि उसी क्रीपी स्माइल के साथ आगे चलते हुए स्टेज पर आ रहा था। वो इससे बहुत डर जाती है और तड़पने लगती है, और बार बार बोल रही थी कि पॉल मर चुका है, वो नहीं रहा और ये एक झूठ है। तभी उसके पीछे खड़ी हुई ओल्ड लेडी उसको संभालने के लिए उस पर हाथ रखती है, लेकिन उसे यहाँ पर हॉन्ट करता हुआ पॉल दिखाई देता है, जिसको वो जोर से धक्का देती है, लेकिन वो असल में ओल्ड लेडी थी, जो कि दूर जाकर गिरती है और काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। ये सब कुछ वहाँ सबके सामने हो रहा था। अब हम तो जानते हैं कि ये सब कर्ज की वजह से होगा, लेकिन वहाँ बैठी ऑडियंस तो इस बात को नहीं ही समझ रही थी। अब इतना सब होने के बाद स्काई सदमे में आ गई थी और उसे अननोन व्यक्ति का टेक्स्ट आता है सेइंग कि तुम जो देख रही हो वो सब रियल है। फिर वो लुइस का एक वीडियो ही भेजता है जहाँ उसे भी सेम काइंड ऑफ हैलुसिनेशंस हो रही थी। ये सब देखकर स्काई भी अपने रूम में अजीब अजीब सी चीजें इमेजिन करने लगती है, और वो फाइनली उस अननोन आदमी से मिलने को तैयार हो जाती है। वो छुप छुप के एक क्लब में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात मॉरिस नाम के आदमी से होती है, जो की उसे इस कर्ज के बारे में एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि उसने इस कर्ज के बारे में रिसर्च करा है और वो लुइस को भी इसके बारे में आगाह करना चाहता था। तभी तो वो लुइस के रूम में गया था जस्ट आफ्टर स्काई, लेकिन उस वक्त तक लुइस मर चुका था। तभी इस आदमी को पता चल गया कि अब स्काई ही नेक्स्ट विक्टिम होगी, और तब से वो स्काई से मिलना चाहता था। तो यहाँ पे हम विस्तार से जान पाते हैं कि आखिर ये कर्ज है क्या। जब वो आदमी अपने आप को खत्म करता है तो उसे देखने वाले लोगों को भी ये कर्ज लग जाता है, जिसके चलते वो भी अपनी जान लेने में बाध्य हो जाते हैं। जैसे गैंगस्टर को मरते हुए लुइस ने देखा था तो कर्ज उस पे आ गई, और लुइस को मरते हुए स्काई ने देखा तो अब कर्ज स्काई के ऊपर है। आदमी कहता है कि इससे पहले कि स्काई अपनी जान ले ले और ये कर्ज आगे बढ़े, यानी जो स्काई को देखेगा उस पे कर्ज लगेगा, तो इन्हें मिलके इस कर्ज को तोड़ना पड़ेगा ये सब होने से पहले। अब सोच के देखो, इससे पहले कि विक्टिम खुद को मारे, अगर उसकी मौत किसी और तरीके से हो जाए तो ये कर्ज टूट सकती है। इस पे स्काई कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं, जिसपे मॉरिस कहता है कि हाँ भी और ना भी। यहाँ मॉरिस कहता है कि मैं तुम्हारे हार्ट को 2 मिनट के लिए बंद कर दूंगा तो टेक्निकली तुम मर जाओगी, फिर ये कर्ज भी तुमसे अलग हो जाएगी, फिर वापस मैं तुम्हारे हार्ट को नॉर्मल कर दूंगा जिससे तुम वापस जिंदा हो जाओ। ना सुनने में तो यह प्लान बढ़िया है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग सब कुछ डिस्कस करते हैं, क्लब के लोग स्काई को पहचान लेते हैं और उसे वहाँ से भागना पड़ता है। मॉरिस स्काई को रोकने की कोशिश करता है, सेइंग कि जितना लेट करोगी ये कर्ज उतना ही फैलता जाएगा और ये तुम्हारे ब्रेन को टेक ओवर कर लेगा, जिससे तुम्हारे लिए इससे निकलना और भी मुश्किल हो जाएगा। फिर भी स्काई नहीं मानती है और वहाँ से चली जाती है। और हाँ दोस्तों, मॉरिस को इतना सब इसलिए पता था क्योंकि मॉरिस के भाई ने भी इस कर्ज के चलते अपनी जान ले ली थी। अब स्काई भागते हुए अपने घर पहुँचती है और वो अपना सामान पैक करने लगती है। तेनो अपना सामान लेके बाहर जाने लगती है कि तभी वो देखती
देखती है कि उसके परफॉर्मेंस के सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं इन क्रीपी वे। वो भागने लगती है, देन वो लोग भी उसके पीछे भागते हैं। ये सारे लोग मिलकर स्काई को पकड़ लेते हैं और उसका सर पियानो में दे मारते हैं। कोई उसके बाल नोच रहा था, कोई उसके फेस को दबोच रहा था, कोई तो उसके मुंह के अंदर अपना हाथ भी घुसा रहा था। अब अगले सीन में हम स्काई के एक्सीडेंट वाले दिन को देख पाते हैं, जहाँ वो कोकेन के नशे में धुत थी और पॉल कार चला रहा था। दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और पॉल उसको इंसल्ट करता है कि तुम एक पागल औरत हो, जिसपे स्काई को इतना गुस्सा आता है कि वो कार का स्टीयरिंग घुमा देती है और दोनों सीधे पहाड़ी से नीचे गिरते हैं। स्काई बच गई थी क्योंकि उसने सीट बेल्ट लगाया हुआ था, लेकिन पॉल की उसी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जो कि ऑब्वियसली स्काई की ही गलती थी। और इसी ट्रॉमा वाले सपने के साथ स्काई की आंख खुलती है और वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है, जहाँ उसकी माँ उसके सामने बैठी थी। माँ कहती है कि तुम लिविंग रूम में पड़ी हुई थी और तुम्हें होश भी नहीं था, इसलिए हमने तुम्हें भर्ती कराया है। स्काई की अपनी माँ के साथ बातचीत होती है और स्काई से रिक्वेस्ट करती है कि मैं ये टूर नहीं कर सकती। स्काई के बाल नोच लिए गए थे, उसके चेहरे पे कट मार्क्स भी थे। स्टिल उसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं, मेकअप से सब ठीक हो जाएगा और हम कल से काम शुरू करेंगे। उसकी माँ का कहना था कि तुम्हारे कमबैक पे बहुत कंपनीज ने पैसा लगाया हुआ है, तो अब तुम ये कॉन्सर्ट कैंसिल नहीं कर सकती, वरना हम पे कई लाखों करोड़ों का केस फाइल हो सकता है। यहाँ स्काई अपने माँ से कहती है कि मैं आपके लिए किसी तरह की खिलौना हूँ क्या, जिसको चाबी भरो और काम शुरू कर दे। मेरी मेंटल कंडीशन नहीं है कि मैं कोई भी काम कर सकूं। बट स्टिल यहाँ स्काई की माँ उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है और वो कहती है कि स्काई हर चीज को, इनफैक्ट हर आदमी को निराश करती है जो भी उस पर काउंट करता है। तो अगर स्काई ये भी टूर कैंसिल कर देती है तो अपने लाखों फैंस को भी निराश कर देगी। अब यहाँ पे एक अजीब चीज होता है, स्काई की माँ क्रीपली स्माइल करने लग जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर ही रहता हूँ। और वो पास के मिरर को तोड़ के उसके एक कांच को उठा लेती है और उससे वो खुद को बार बार स्टैब करने लगती है और इसी तरह वो भी खत्म हो जाती है। लेकिन दूसरे पल वो कांच का टुकड़ा स्काई के हाथ में ही होता है और उसे लगता है कि एंटिटी ने उस पर कंट्रोल करके उससे अपनी मॉम का ही खून करवा दिया था। इस इंसिडेंट के बाद वो पैनिक कर जाती है। पहले वो अपने फेस पर लगे खून के धब्बों को साफ करती है और उसकी ड्रेस पर जो खून लग गया था उसे ढकने के लिए हुडी पहनकर बाहर आती है, लेकिन हुडी से पूरी ड्रेस कवर नहीं हो पाती और खून अभी भी टिक रहा था। जोशो ये देख लेता है और वो हल्ला मचा देता है, जिससे कई लोगों का अटेंशन स्काई की तरफ चला जाता है। खुद को फंसता हुआ देख स्काई चालाकी से गार्ड से गन छीन लेती है और हवा में फायर करके वहां से भाग जाती है। तभी रास्ते में उसे जेमा दिखाई देती है। वो पूछती है कि ये सब खून कैसे लगा। स्काई कहती है कि मेरे पास ये सब समझाने का समय नहीं है, और वो एक आदमी को गन से डराकर उसकी कार छीन लेती है। तभी जेमा कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, कार मैं ड्राइव करूंगी, तुम अभी इस हालत में नहीं हो। और फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। तभी रास्ते में स्काई को जेमा का ही कॉल आता है, जबकि जेमा तो उसके बगल में ही बैठी थी। और स्काई को पता चलता है कि जेमा ने एक्चुअल में अब जाकर उसे कॉल किया था और अपार्टमेंट में भी वो नहीं आई थी। और अब आप समझ गए होंगे कि क्यों स्काई की मॉम ने जेमा को इग्नोर कर दिया था, क्योंकि एक्चुअल में वो वहां थी ही नहीं, वो फेक जेमा थी, इसे सिर्फ स्काई ही देख और सुन पा रही थी। और एक कार भी जेमा नहीं, खुद स्काई ही चला रही थी। अब जैसे जैसे गिरती पड़ती है वो मॉरिस के पास जाती है और उसे बताती है कि वो तैयार है। इसके बाद मॉरिस उसे ले जाकर एक फ्रीजर रूम में लेटा देता है ताकि उसका ब्रेन डेड ना हो, और बताता है कि जब तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा तो मैं आकर तुम्हें वो इंजेक्शन लगा दूंगा और 30 सेकंड के अंदर ही तुम्हारा हार्ट रुक जाएगा और तुम टेम्परेरी मर जाओगे। लेकिन क्योंकि तुम्हारा ब्रेन डेड नहीं होगा, मैं फिर से तुम्हारे हार्ट को रिवाइव करके तुम्हें जिंदा कर दूंगा। ये बोलकर मॉरिस बाहर चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही स्काई को फील होता है कि यहाँ उसके अलावा कोई और भी है। तभी ऊपर से उसके कपड़ों पर खून की बूंदें गिरती हैं। जब वो ऊपर देखती है तो उसे अपना ही पुराना रूप दिखाई देता है, जो उसी पोस्ट एक्सीडेंट वाले स्टेट में थी, चेयर और सीट बेल्ट के साथ। और वो जोर जोर से रो रही थी। फिर सीट बेल्ट खोलकर वो स्काई के ऊपर कूद जाती है और स्काई पर अटैक करके उसे पकड़ लेती है और उसके मुंह के अंदर हाथ डालकर उसे पुलिस करने लगती है। लेकिन तभी स्काई किसी तरह खुद पर कंट्रोल करके उसकी उंगलियां काट लेती है और खुद ही उस इंजेक्शन को लगा लेती है। उसे लगता है कि उसने एंटिटी को हरा दिया, लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि उसके हाथ में इंजेक्शन था ही नहीं। एंटिटी ने फिर उसके साथ गेम खेला था। एंटिटी कहती है कि अब तुम्हारे दिमाग पर पूरी तरह मेरा कंट्रोल है, अब तुम वही देखोगी जो मैं दिखाना चाहती हूँ, और उसे अंधेरे कमरे में बंद कर देती है। और अगले ही पल स्काई खुद को एक स्टेज पर देखती है जहाँ हजारों ऑडियंस उसे देख रही थी, और यहाँ वो अपनी मॉम को भी जिंदा देखती है। और यहाँ पर रिवील होता है कि स्काई को जब उसके रूम में अटैक किया गया था उसी वक्त एंटिटी ने उसके दिमाग पर पूरी तरह कंट्रोल पा लिया था। तो उसके बाद हमने जो कुछ भी देखा
उस हॉस्पिटल वाले सीन से लेकर अब तक वो सब स्काई के दिमाग में ही चल रहा था। वो अपने होश में नहीं थी। उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रही है। नहीं तो वो ड्रेस पहनकर स्टेज पर क्यों आती, जिसे पहनने से वो साफ मना कर चुकी थी। और उसे अब अपने सामने दूसरी स्काई दिखाई देती है जिसको और कोई नहीं देख पाता, जिसके पेट को कट करके फाड़ कर वो एंटिटी अपने ट्रू फॉर्म में बाहर आती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा बिना स्किन वाला स्माइलिंग फेस से भरा हुआ मॉन्स्टर या डीमन था। फाइनली अब वो स्काई के मुंह को फाड़ कर उसके अंदर चला जाता है और वहाँ पर मौजूद बाकी लोग उसे नहीं देख पाते और उसने फाइनली स्काई को पूरी तरह से परस कर लिया था। अब जो स्काई होती है यानी कि रियल स्काई थी, उसके चेहरे पर वही क्रीपी स्माइल आ जाती है जो कि सबके सामने अपनी आंख के अंदर माइक को घुसाकर खुद को खत्म कर लेती है। और अब उसके जरिए ये जो कर्ज था, ये श्राप था जो कि पहले एक विक्टिम के ऊपर जाया करता था, यहाँ पर एक साथ हजारों लोगों पर पहुंच चुका है।